बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं थोड़ा इसका बेस बनाने के लिए आपको बाइनोमियल, हमारे पास जो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो assumption थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, बेस्ड ऑन assumption इसमें ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो ट्रायल्स थी, सक्सेसिव ट्रायल्स, आर ऑल इंडिपेंडेंट। जो सक्सेसिव ट्रायल्स थी वो आपस में इंडिपेंडेंट थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी चेंज नहीं होगी। अच्छा, ये हमारे पास ये दोनों अजम्पशन उस टाइम पे होल्ड करती है जब हमारे पास सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो। सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, देखिए आने वाले लेक्चर्स में हम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट भी डिस्कस करेंगे। सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में एक आइटम हमने ड्रा किया, ऑब्जर्व किया और रिटर्न किया दोबारा ओरिजिनल पॉपुलेशन को बिफोर ड्राइंग द नेक्स्ट आइटम। तो ये हमारे पास सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। और सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास ये दोनों अजम्पशन जो हैं वो होल्ड करते हैं। मगर जब हमारे पास केस हो सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने एक आइटम ड्रा किया, ऑब्जर्व किया और उसको वापस रिटर्न नहीं करेंगे, हम इसको हम साइड पे रख लेंगे। जब साइड पे रख लेंगे तो इससे हमारे पास जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसके साइज पे फर्क पड़ेगा। तो इससे हमारे पास जो सक्सेसिव ट्रायल्स है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती है। तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा उसको हम कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, चार प्रॉपर्टीज, वो हमारे पास ये हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक। सबसे पहले जो हमारे पास है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, will repeat a fixed number of times। से n इसलिए कि कोई भी हो सकता है 3, 4, 5, 10, तो इसको हमने जनरलाइज करके n लिख लिया। हमारे पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि ईच चाइल्ड हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। सक्सेस या फेलियर, ठीक है। अच्छा, ये दो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ये बाइनोमियल में भी यही दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। जो चेंज है वो हमारे पास ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, प्रोबेबिलिटी
of success does not remain the same. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन ये हमारे पास सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है जो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में होंगी वो ये है कि सक्सेसिव ट्रायल्स जो होंगे वो हमारे पास इंडिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे, वो भी डिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज क्यों आई हैं? ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से आई है। तो लिहाजा हमारे पास जब भी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा तो हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अच्छा, अब इफ वैल्यूज ऑफ ए हाइपर ज्योमेट्रिक geometric random variable along with their associated probabilities written in tabular form is known as hypergeometric probability distribution। यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि जो हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि जब हम एक रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज जो हैं उनको एक टेबल की शक्ल में लिखते हैं तो उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसी तरह इफ द वैल्यूज ऑफ ए हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विथ देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज रिटन इन टेबुलर फॉर्म, तो ये हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यानी हमारे पास ये देखें इसमें x की जो पॉसिबल वैल्यू है, जिस तरह हमने बताया कि एक्सपेरिमेंट फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा और हमने वो कहा था कि n तक, फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू n, लास्ट वैल्यू आ जाएगी n। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसके साथ अलॉन्ग विद प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच रैंडम वेरिएबल हम लिख लेते हैं तो ये हमारे पास ये देख लें ये 0 की प्रोबेबिलिटी होगी इस तरफ 1 की, तो इस टेबल को हम कहेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें हमारे पास एक साइड पे रैंडम जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है उनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ उनकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास यह टेबल हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होगा इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा kcx n माइनस k n माइनस x और आ जाएगा यहाँ पे ncn। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 0 1 2 अप टू मिनिमम ऑफ
एन और के में जो मिनिमम होगा वहां तक हमारे पास जो एक्स का रेंज होगा वहां तक जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें हमारे पास जो कैपिटल एन है ये हमारे पास जाहिर करता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन। जहां तक के की बात है तो ये हमारे पास जो सक्सेस है पॉपुलेशन में, टोटल नंबर ऑफ सक्सेस इन द पॉपुलेशन। स्मॉल एन है, स्मॉल एन जाहिर है आपको ये पता है, ये हमारे पास सैंपल को जाहिर करते हैं, तो स्मॉल एन सैंपल साइज को जाहिर करते हैं। नंबर ऑफ आइटम इन द सैंपल, नंबर ऑफ आइटम इन अ सैंपल, और एक्स हमारे पास सक्सेसेस को जाहिर करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द सैंपल। तो ये हमारे पास मास फंक्शन है, फार्मूला है, इसकी मदद से हम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी वो हम इस फार्मूले मास फंक्शन की मदद से फाइंड करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि कमेटी ऑफ साइज 3 इज सिलेक्टेड फ्रॉम 4 मेन एंड 2 वुमेन। यानी हमारे पास गिवन जो है हमारे पास 4 मेन है और 2 वुमेन है हमारे पास वुमेन, और कमेटी ऑफ साइज 3, इनमें से हमने साइज 3 की कमेटी फॉर्म करनी है। अच्छा, अब ये देखिए, इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास कैपिटल एन जो है, कैपिटल एन हमारे पास आ जाएगा 6, स्मॉल एन क्योंकि कमेटी ऑफ साइज 3 हमने फॉर्म करनी, तो हमारे पास जो स्मॉल एन है वो हमारे पास आ जाएगा 3, स्मॉल एन इस केस में है 3 के नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन। तो हमारे पास ये पॉपुलेशन इस केस में 4 मेन है और 2 वुमेन है। तो हमारे पास हम इंटरेस्टेड हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वुमेन इन द कमेटी। तो हमारे पास वुमेन जो है, हमारे पास जो सक्सेस है इस केस में जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो है वुमेन। तो वुमेन हमारे पास पॉपुलेशन में है 2, जिससे हमने ये कमेटी फॉर्म करनी, तो उसमें हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा, एक्स की वैल्यू हमने ये कहा है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है 0, 1, 2 अप टू मिनिमम ऑफ एन एंड के। एन और के में जो मिनिमम होगा हमारे पास एक्स की वैल्यू वहां तक होगी हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम जो है वो हमारे पास के है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, 1 और 2। क्योंकि स्मॉल एन जो है उसकी वैल्यू 3 है और के की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 3 हम नहीं लेंगे। हमारे पास एक्स की वैल्यू जो होगी वो एन और के में जो मिनिमम होगा एक्स का रेंज वहां तक होगा, इसलिए मैंने 0, 1 और 2 ले लिया। अच्छा, हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि मास फंक्शन, हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो था वो हमारे पास के सी एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स और एन सी एन, और एक्स की वैल्यू है मिनिमम ऑफ ये। तो हम बारी बारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए अभी हम बारी बारी एक्स की वैल्यू लेंगे, रैंडम वेरिएबल एक्स की। तो हमारे पास एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमारे पास 0, 1 और 2। यहाँ हमारे पास इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू के सी एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स और एन सी एन। अच्छा, अगर कमेटी में हमारे पास 0 वुमेन 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो हमारे पास ये इस तरह है कि k की जगह हम k पुट करेंगे, k की वैल्यू है 2, हम 2 पुट कर लेंगे। x की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा,
और n की जगह हमारे पास कैपिटल N की जगह है हमारे पास 6 माइनस k यानी k हमारे पास 2 है और n स्मॉल n हमारे पास 3 है और 3 माइनस 0 और हमारे पास है NCN n है कैपिटल N 6 और स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास है 3। तो जब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/20। 4/20। अच्छा ये 4/20 हमारे पास इस तरह है, ये देखें जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास यहाँ पे है 2c0 और 6 में से जब 2 जाएगा 4c3, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास आएगा ये देखें 2c0 मल्टीप्लाई बाय 4c3 तो इससे हमारे पास आ गया 4, तो ये हमारे पास ये 4 आ गया। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 6c3, तो 6c3 को जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो 6c3 तो हमारे पास 6c3 की वैल्यू हमारे पास आती है 20, तो ये हमारे पास ये आ गया 20। अब इसी तरह जिस तरह हमने 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, इसी तरह हम 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 1 जो है हमारे पास k की जगह अगर 2 x की जगह आ जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास अगर कमेटी में एक वुमेन हो तो हमारे पास उसकी क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे पास अच्छा यहाँ है n माइनस k, तो यहाँ 6 माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1, x की जगह 1 और स्मॉल और डिनोमिनेटर में है NCN यानी 6c3। तो इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12/20। अच्छा अगर कमेटी में 2 वुमेन हो, क्योंकि हमारे पास इस केस में हमारे पास x की वैल्यू 0 1 2, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करनी है किसके लिए, फॉर द नंबर ऑफ वुमेन इन द कमेटी। तो यहाँ पे x की जगह बाकी k n और जो भी है वो इस तरह रहेंगे, x की जगह हम 2 पुट करेंगे, k की जगह आ जाएगा हमारे पास 2, x की जगह आ जाएगा 2 और 3 माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NCN, तो वही 6c3 रह जाएगा। तो इससे हमारे पास जब कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं तो इससे भी हमारे पास आ जाएगा 4/20। अच्छा ये चूंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो जब हम 4/20 12/20 और 4/20 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मस्ट 1 के इक्वल आएगा, और इस केस में भी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास आ जाएगा 20 और 20 यानी ये आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वुमेन इन द कमेटी। अच्छा हमारे पास अभी एक और एग्जांपल है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास जो ताश की गड्डी होती है उसमें हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो वेल शफल्ड है, किसी को पता नहीं है कि कौन सा कार्ड किस पोजीशन पे है। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट 2 विल बी डायमंड कार्ड्स। अच्छा सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि देखिए हमारे पास कैपिटल N आ गया 52, क्योंकि टोटल कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास 52 हैं। अच्छा हमने डेट कितने किए, कितने कार्ड ड्रॉ किए हैं, तो वो है 4, यानी हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू जो है वो है 4। मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट 2 विल बी डायमंड कार्ड्स। तो डायमंड हमारे पास जो ताश की गड्डी होती है वो हमारे पास उसमें डायमंड की टोटल तादाद जो होती है वो 13 होती है, तो डायमंड कार्ड की तादाद 13 है और हमारे पास यही सक्सेस है, यही इसी की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो हमारे पास k की वैल्यू भी 13 आ जाएगी, और इसमें सिर्फ हमने कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट 2 विल बी, तो सिर्फ 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वैसे अगर कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहे तो उसमें x की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 1 2 3 और 4। यहाँ हमारे पास कैपिटल N जो है वो उसकी वैल्यू 4 है और k की वैल्यू 13 है। x का रेंज हमारे पास मिनिमम ऑफ, तो क्योंकि इसमें मिनिमम ऑफ n और k होता है तो हमारे पास n स्मॉल है तो x जो पॉसिबल रेंज है वो यहाँ तक है, और इसमें 4 हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है 2 डायमंड कार्ड, और 2 यहाँ है। अगर हमसे कोई ये कहे कि 5 डायमंड, तो 5 तो इसमें नहीं होता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम सिंपली 0 लिख लेते हैं क्योंकि वो रेंज से बाहर हो जाती है। अच्छा अब हम
हमने मालूम करना है टू डायमंड कार्ड्स की, तो हम पेन में लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मास जो फंक्शन है हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक KCX n माइनस k n माइनस x और NCN और x से 0 1 2 अप टू मिनिमम ऑफ n और k। और जैसा कि इस केस में n स्मॉल है तो हम n तक रेंज है। अच्छा k टू की प्रोबेबिलिटी मालूम करने हमने x इक्वल टू 2 की, तो k की जगह आ जाएगा हमारे पास 13 सी x, तो x की वैल्यू है 2, n माइनस k, n हमारे पास है 52 और k हमारे पास है 13, n माइनस x, n की वैल्यू हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू है 4 और 4 माइनस x यानी 4 माइनस 2, और यहाँ पे है NCN, NCN कैपिटल N हमारे पास है 52 और स्मॉल n जो है वो हमारे पास है 4। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेटर से आसानी से हम कैलकुलेट कर लें। 13 C2 तो एज इट आ जाएगा हमारे पास 52 में से जब हम 13 माइनस करते हैं तो 39, 4 में से 2 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 52 C4। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 13 C2 मल्टीप्लाई बाय 39 C2, तो इससे हमारे पास आ गए 57798, और जब हम 52 C4 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 52 C4, तो इससे हमारे पास आ जाता है 270725, और अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसको आपस में डिवाइड करते तो हमारे पास आता है 57798 डिवाइडेड बाय, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.213। तो ये हमारे पास टू डायमंड कार्ड्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये आ जाएगी। अच्छा अब हमारे पास है अ बॉल कंटेन 4 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स, यानी हमारे पास एक बॉल है जिसमें हमारे पास 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 7 रेड बॉल्स हैं। इसमें से हमने 5 बॉल्स ड्रॉ किए एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक केस हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उसी केस में वैलिड होगी, उसी टाइम हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो। तो ये भी हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रीन बॉल्स। अच्छा इस केस में हमारे पास देखें सबसे पहले जो कैपिटल N है वो हमारे पास आ जाएगा 4 + 7 11 आ जाएगा, 4 + 7 इससे हमारे पास आ जाएगा 11। स्मॉल n जितने बॉल हमने ड्रा किए हैं तो हमने ड्रा जो हैं वो 5 बॉल्स किए, तो स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अच्छा इस केस में ये देख लीजिए k हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो इस केस में हमारे पास जो इंटरेस्ट है जो सक्सेस है वो ग्रीन बॉल्स है, और हमारे पास टोटल ग्रीन बॉल जो बॉल में है वो है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा k की वैल्यू 4। अच्छा अब हमारे पास x की जो वैल्यू है, x का रेंज 0 से लेकर मिनिमम ऑफ n और k होता है। तो इस केस में k की वैल्यू मिनिमम है 4 है और n की वैल्यू 5 है जो इससे ज्यादा है, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 और 4 आ जाएगी। अच्छा इसके बाद आइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, बारी बारी इन तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे एक कॉलम या एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड पे रैंडम वेरिएबल पॉसिबल वैल्यूज होंगी, वो है 0 1 2 0 1 2 3 और 4, ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हैं। अच्छा प्रोबेबिलिटी हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है p of x KCX n minus k n minus x और अपॉन NCN। जब 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कि k की जगह तो k की वैल्यू आ जाएगी 4, x की जगह हमारे पास आ जाएगा 0 और n कैपिटल N हमारे पास है 11 माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल n माइनस x यानी 0 आ जाएगा, और NCN
कैपिटल एन हमारे पास यहाँ पे है 11 और स्मॉल जो हमारे पास एन है वो है 5 सैंपल साइज जो है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 21/462। अच्छा इसी तरह 1 x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1, 4c1 11 - 4 5 - 1 और डिवाइडेड बाय 11c5। और इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 140/462 4c2। अब हमने 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 11 - 4 5 - 2 और 11c5। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 210/462। 3 की वैल्यू 4c3 11 - 4 5 - 3 और 11c5। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 84/462 और 4c4 11 - 4 5 - 4 और 11c5। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7/462। अच्छा ये तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारे पास शर्त है कि इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल है वो 1 की इक्वल आएगा। आप इसको चेक कर लेंगे 1 ही आएगा। अच्छा इसके बाद इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम मीन और वेरिएंस मालूम करते हैं तो हमारे पास जैसे हमें पता है पिछले लेक्चर में हमने फाइंड भी किया है कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की इक्वल होता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जब हमारे पास इक्वल होता है x को हम p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका टोटल लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी x मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x की वैल्यू। अच्छा तो ये देखिए 0 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आ जाएगा 0। 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 140/462 तो इससे आ जाएगा 140/462। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 210/462 से तो इससे हमारे पास आ जाता है 420/462। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 84/462 से तो इससे हमारे पास आता है 252/462। और जब 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 तो इससे हमारे पास 28/462। और इस कॉलम का जो टोटल होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की इक्वल होता है और वो हमारे पास आंसर आएगा 840/462। यानी इससे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी मीन की वैल्यू हमारे पास आई यहां से 840/462 यानी कैलकुलेटर से मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8182। इसी तरह वेरिएंस ऑफ x के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत होती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका टोटल लेंगे। यानी हमारे पास एक और कॉलम आएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x। 0 यानी x का स्क्वायर लेते जाएंगे और p ऑफ x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 140 तो इससे हमारे पास आ जाएगा 140/462। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 को जब हम 210/462 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 840/462। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आता है 756/462। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 7/462 तो इससे हमारे पास आंसर आता है 112/462। और इसका जब टोटल लेंगे तो हमारे पास टोटल आता है 1848/462 और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू आ गई।
बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें और उसी कारण का टोटल ले लें। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय डेफिनेशन हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यानी ये देखिए सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है वो है 1848 अपॉन 462। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 18 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1848 अपॉन 462 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यानी 840 अपॉन 462 का होल स्क्वायर। और इससे हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू आती है तो वो हमारे पास है 0.694। ये देखिए कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आसानी के लिए और टाइम की बचत के लिए मैंने पहले से सॉल्व किए हुए हैं तो वही वैल्यू मैंने लिख ली। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.694 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब जो हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एंड कंपेयर विद थ्योरेटिकल मीन एंड वेरिएंस। अच्छा, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन केस में थ्योरेटिकल मीन हमारे पास इक्वल होता है nk/n। तो nk/n इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल n की वैल्यू है 5, k की वैल्यू है 4 और कैपिटल N की वैल्यू इस केस में है 11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 20/11 तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.8182। और ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारे पास मीन की वैल्यू आई है ये इसकी इक्वल है। यानी थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन की वैल्यू आई है दोनों सेम है। इस तरह हमारे पास थ्योरेटिकल वेरिएंस ऑफ एक्स जो हाइपरजोमेट्रिक केस में है वो हमारे पास इक्वल होता है nk/n n माइनस k/n और n-n डिवाइडेड बाय n-1। तो जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास nk/n इसकी वैल्यू है 1.8182। n की वैल्यू हमारे पास है कैपिटल N की वैल्यू 11 माइनस k की वैल्यू 4 है 11 माइनस 4 और इसी तरह डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास है 11 n-n की कैपिटल N की वैल्यू है 4 और स्मॉल n की वैल्यू है 5 और हमारे पास n-1 तो कैपिटल N की वैल्यू है 11 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 10। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो इससे हमारे पास आंसर आता है 0.694। और यही हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू आई है ये उसके इक्वल है। यानी हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू वेरिएंस की और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमने वेरिएंस निकाला दोनों सेम हैं। तो आपसे अगर ये कंडीशन ना हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन और वेरिएंस मालूम करें आप डायरेक्ट इन फार्मूलों की मदद से भी ये हमारे पास जो फार्मूले हैं इनकी मदद से भी मीन और वेरिएंस हाइपरजोमेट्रिक केस में आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।